जून 27, 1976 ग्रीस के एथेंस शहर से एक जहाज फ्रांस की राजधानी पेरिस जाने के लिए उड़ान भरता है। 248 पैसेंजर्स और 12 एयर क्रू मेंबर्स के साथ ये जहाज अपनी यात्रा पर जा ही रहा होता है कि बीच में 4 लोग अपने हाथ में AK-47 लेके लोगों को डराने लगते हैं और कहते हैं कि अगर जहाज को लीबिया की तरफ नहीं मोड़ा गया तो सभी यात्रियों को यही मार दिया जाएगा। पायलट एयर क्रू मेंबर्स को ग्राउंड सिग्नल देने के बाद जहाज को लीबिया की तरफ मोड़ लेते हैं। लीबिया में जहाज के रिफ्यूलिंग के करीब 20 मिनट बाद जहाज दोबारा टेक ऑफ कर लेता है और आखिरकार 7 घंटों की मुसाफरी के बाद युगांडा के एंटेई एयरपोर्ट पर यह जहाज लैंड करता है। लीबिया में होस्टेजेस को ना रखने के पीछे 2 मुख्य कारण थे। सबसे पहला ये कि लीबिया ईरान से काफ़ी नज़दीक था, तो यहाँ पर ईरान कोई भी कमांडो मिशन कर सकता है। और दूसरा रीज़न ये कि लीबिया बहुत से देशों के साथ पेट्रोल की डील्स करता था, तो दूसरे देशों के साथ अपने अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए वो यहाँ टेररिस्ट की कोई ज़्यादा खास हेल्प नहीं कर सकता था। पर दूसरी तरफ युगांडा में पहुँचने के बाद वहाँ पर ऑलरेडी 5 टेररिस्ट इन लोगों का इंतज़ार कर रहे थे, यानी कि 4 टेररिस्ट जो कि ये जहाज को हाईजैक करके लेकर आए थे और बाकी के 5 युगांडा के एंटेई एयरपोर्ट पे इनका पहले से ही इंतज़ार कर रहे थे। मतलब कि युगांडा इनके लिए एक प्री प्लान्ड अच्छी और सेफ जगह थी ईरान के होस्टेजेस को रखने के लिए। प्लेन लैंड होते ही लोग अपने सामने आर्मी ट्रोप्स को देखते हैं और उन्हें ये लगता है कि अब उन्हें बचा लिया जाएगा, पर उनकी ये आशा बहुत ही जल्द टूट जाती है जब युगांडा का एक आर्मी गवर्नर अंदर आकर टेररिस्ट के साथ हाथ मिला लेता है। वो यहाँ लोगों को बचाने के लिए नहीं था, बल्कि टेररिस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए था। युगांडा और ईरान के संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। युगांडा का तानाशाह इदी अमीन ईरान से बहुत नफरत करता था और यहाँ के आसपास के सारे देश मुस्लिम थे, और दूसरी तरफ ईरान एक यहूदी देश था, तो इन लोगों के बीच मतभेद तो होते ही रहता था। युगांडा टेररिस्ट के लिए एक ऐसी जगह थी जहां से इन होस्टेजेस को छुड़ाना लगभग नामुमकिन था। ईरान से युगांडा की दूरी करीब 4000 किलोमीटर की थी। मतलब कि अगर ईरान यहाँ पर कोई कमांडो मिशन करने की सोचता भी है तो उसे पहले 4000 किलोमीटर चल के युगांडा आना होगा और दोबारा 4000 किलोमीटर चल के वापस ईरान पहुँचना होगा, यानी टोटल 8000 किलोमीटर की दूरी हो जाती है। इतनी दूरी में कोई भी कमांडो मिशन करना लगभग नामुमकिन माना जाता है। प्लेन के एंटेई एयरपोर्ट पे लैंड होने के बाद तुरंत ही टेररिस्ट ने अपनी डिमांड्स रखना शुरू कर दी। ये आतंकी संगठन ईरान से $5 मिलियन की रकम और उसके साथ उनके जो 53 फिलिस्तीनी टेररिस्ट इजराइल की जेलों में कैद थे उन्हें भी रिहा कर देने की डिमांड रखी जाती है। इजराइल के पीएम यिट्ज़ेक नेबिन आतंकियों से नेगोशिएट करने के लिए कुछ और समय मांगते हैं। नेगोशिएशन के बाद जुलाई 1 लास्ट डेट डिसाइड की जाती है। अगर तब तक इजराइल अपने सारे कैदियों को नहीं छोड़ता है और $5 मिलियन इन आतंकियों को नहीं देता है तो सारे ही इजरायली कैदियों को मार दिया जाएगा। एक तरफ जहां इजराइल के पीएम उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट और इजिप्ट गवर्नमेंट के साथ मिलकर आतंकवादियों के साथ नेगोशिएशन की बातें कर रहे थे, उसी वक्त दूसरी तरफ इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद टेररिस्ट के साथ नेगोशिएशन करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। This is very important. Do not try to escape. Do not try to escape.
आखिरकार जब सारे नेगोशिएशन फैक्टर्स काम नहीं करते तो लास्ट डेट के ठीक एक वीक पहले मोसाद को जिम्मेदारी सौंप दी जाती है कि एक कमांडो मिशन किया जाए और सारे लोगों को सही सलामत वापस लाया जाए। अब यहाँ टेररिस्ट भी अपना दिमाग लगाते हैं। वो बंदी बनाए हुए 48 नॉन इजरायली होस्टेजेस को रिहा कर देते हैं, पर जो लोग इजरायली थे और यहूदी थे उन्हें एक अलग कमरे में रखा जाता है और उनके साथ बहुत ही ज्यादती की जाती है। 48 नॉन इजरायली होस्टेजेस को 30 जून के दिन मुक्त कर दिया जाता है और उसके बाद धीरे धीरे करके 100 और दूसरे देशों के होस्टेजेस को रिहा कर दिया जाता है। अब बचते हैं बाकी के 84 इजरायलीज, 10 फ्रेंच और 12 एयर क्रू मेंबर्स। एयर क्रू मेंबर्स को भी मुक्त कर दिया जाता है, पर वो वहाँ से जाने के लिए मना कर देते हैं। जब तक कि सारे लोग वहाँ से सही सलामत नहीं चले जाते तब तक एयर क्रू डिपार्टमेंट उनके साथ ही रहता है। अब लास्ट डेट आने में बस एक वीक बाकी था। जुलाई 4 के दिन मोसाद के सेंटर में प्लानिंग शुरू हो जाती है। सबसे पहला प्लान बनाया जाता है कि लेक विक्टोरिया के अंदर कमांडोज को ड्रॉप किया जाएगा। लेक विक्टोरिया एंटाई एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर थी, तो वहां पर कमांडोज को ड्रॉप करके उन्हें बोट में बिठा के एंटाई एयरपोर्ट तक पहुंचा दिया जाएगा और उसके बाद वहां पर जितने भी होस्टेजेस है उन्हें छुड़ा लिया जाए और वापस उन्हें समुद्र के रास्ते ही इजराइल पहुंचा दिया जाए। पर कुछ वक्त बाद ही इस प्लान को कैंसिल कर दिया गया, 2 रीजन की वजह से। पहला कि लेक विक्टोरिया के अंदर बहुत से मगरमच्छ थे, तो यहाँ पर कमांडोज की जान का भी खतरा है और होस्टेजेस की जान का भी। और दूसरा रीज़न, उस वक्त का युगांडा का तानाशाह इती आमीम इजराइल के बिल्कुल खिलाफ था। वो अपने देश में ऐसे किसी भी तरह के इजरायली कमांडो ऑपरेशन को होने नहीं देता, और अगर उसे पता चल जाता कि होस्टेजेस को निकाल के इजराइल वापस ले जाया जा रहा है तो वो उनको प्रोटेक्ट करने के बजाय उन पर रिवर्स फायर कर देता और सभी लोगों को वही मार दिया जाता। इन दोनों रीजंस की वजह से इस प्लान को यहीं पर ड्रॉप कर दिया जाता है और एक नया प्लान बनाया जाता है। अब दूसरा प्लान था डायरेक्ट एंटाई एयरपोर्ट पर प्लेन्स को लैंड करना और अंदर जितने भी आतंकी हो उन्हें मारकर सभी सिविलियंस को सही सलामत वापस लेकर आना। पर यह प्लान भी इतना आसान नहीं था। इजराइल और युगांडा के बीच की दूरी 4000 किलोमीटर थी। इतनी दूरी तक कोई भी प्लेन बिना रिफ्यूलिंग के नहीं जा सकता, और अगर चला भी गया तो वापस नहीं आ सकता। इसी वजह से इजराइल के ही पड़ोसी देश यानी केनिया को एक रिफ्यूलिंग सेंटर की तरह यूज़ करना डिसाइड किया गया। अटैक के ठीक एक दिन पहले मोसाद के कुछ सीक्रेट एजेंट्स को केनिया भेज दिया गया और केनिया के रास्ते होकर ये लोग युगांडा के अंदर पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद वहां के एंटाई एयरपोर्ट, जहां पर कि सभी लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था, और उसके आसपास की सारी जगहों की पूरी इंटेलिजेंस इजराइल तक पहुंचा दी गई। दूसरी तरफ एक और मोसाद टीम पेरिस जाने के लिए रवाना हो जाती है। ये टीम पेरिस पहुंचकर जितने भी दूसरी कंट्री के होस्टेजेस को वहां से छोड़ दिया गया था उनका इंटरव्यू लेती है और उनसे अच्छी तरह पूछती है कि वहां पर किस तरीके से होस्टेजेस को रखा गया है और वहां के एयरपोर्ट का पूरा प्लान क्या है। अब इन छोड़ दिए होस्टेजेस में से एक मिलिट्री में काम कर चुका यहूदी होस्टेज भी था। उसने टेररिस्ट के बारे में बहुत सी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इजराइल को प्रोवाइड की। यहाँ तक कि उसने ये भी बता दिया था कि कितने एग्जैक्ट नंबर ऑफ वेपन्स टेररिस्ट ने कैरी किए हुए हैं। लास्ट डेट 4 जुलाई से ठीक एक दिन पहले 5 इजरायली प्लेन्स टेक ऑफ करते हैं। तीन प्लेन्स के अंदर कमांडोज बिठाए गए थे। बाकी का एक प्लेन खाली था ताकि उसमें वहां बंदी बनाए गए होस्टेजेस को वापस लाया जा सके, और दूसरा एक प्लेन सिर्फ मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए था। अब ये पांचों प्लेन इजराइल से निकले तो सही, पर उन्हें बीच में किसी भी रेडार के अंदर नहीं आना था। इसी वजह से उन्होंने मृत सागर के ऊपर से अपनी उड़ान भरी और बीच में आने वाले सारे मुस्लिम देशों के रेडार से बच गए। ये सारे मिलिट्री प्लेन्स समुद्र की सतह से महज 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे थे। इतनी कम ऊंचाई पर उड़ने वाले प्लेन्स को रेडार भी डिटेक्ट नहीं कर पाता है। मृत सागर के रास्ते से होते हुए ये सारे प्लेन्स
केन्या लैंड करते हैं और यहाँ रिफ्यूलिंग के बाद एक प्लेन जो मेडिकल फैसिलिटीज़ के साथ था वो केन्या ही रुक जाता है और बाकी के चारों प्लेन्स आगे युगांडा के एंटे एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। पूरे मिलिट्री ऑपरेशन को 3 यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। पहला होता है ग्राउंड कमांड। इस फोर्स का काम था ग्राउंड को क्लियर करना और एयरपोर्ट को पूरी तरह से हाईजैक करना। दूसरा यूनिट है सपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इस यूनिट का काम था इजराइल को मिशन के बारे में पल पल की जानकारी प्रदान करना। तीसरा यूनिट था असॉल्ट यूनिट। इस यूनिट का काम था अंदर पहुंचते ही सारे आतंकी और युगांडा के कमांडोज को मार गिराना और रास्ते में आने वाले सभी लोगों को खत्म करना। इस असॉल्ट यूनिट के लीडर थे कर्नल योनाथन नेतन्याहू। एयरपोर्ट पे तीनों प्लेन्स के लैंड होते ही पूरी सेना को 3 फोर्सेस में बंट जाना था। पहली थी गुनानी फोर्स। इस फोर्स का काम था एयरपोर्ट को सिक्योर करना। दूसरी फोर्स थी गोलानी फोर्स जो C-130 प्लेन से आने वाली थी। इसका काम था टर्मिनल के अंदर जाकर सारे टेररिस्ट को मारना और होस्टेजेस को सही सलामत प्लेन के अंदर बिठाना। तीसरी फोर्स थी साइरेफ मटकाल फोर्स। इस फोर्स का काम था जो भी आतंकी सामने दिखे उसे मार देना, युगांडा के सारे MiG-31 फाइटर प्लेन्स को डिस्ट्रॉय करना और रास्ते में अगर युगांडियन मिलिट्री कोई भी रिटर्न फायर करे तो उनका अच्छे से जवाब देना। मोसाद की जानकारी के मुताबिक इस वक्त युगांडा का तानाशाह इती आमीम एक मीटिंग में गया हुआ था और वो इसी रात वापस लौटने वाला था। तो अब कमांडोज को कुछ ऐसा करना था कि युगांडन मिलिट्री को यही लगे कि ये प्लेन किसी और का नहीं बल्कि उन्हीं के तानाशाह इती आमीम का है। इसी वजह से प्लेन में खास व्यवस्था की गई थी। रात के ठीक 1 बजे पहला प्लेन एंटे एयरपोर्ट पर लैंड करता है। लैंड करने के कुछ वक्त बाद ही इस प्लेन में से एक ब्लैक मर्सिडीज 2 लैंड रोवर्स के साथ बाहर निकलती है। ये मर्सिडीज ठीक वैसी ही थी जैसे कि युगांडा का तानाशाह इती आमीम आया करता था। पर यहाँ मोसाद से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। कुछ दिनों पहले ही इती आमीम ने अपनी मर्सिडीज का कलर ब्लैक से बदलकर वाइट करवा लिया था और इस बात की जानकारी मोसाद को नहीं थी। इस गलती की वजह से जैसे ही मर्सिडीज चेक पॉइंट तक पहुंचती है तो वहां का एक युगांडा का कमांडर ये पहचान लेता है कि ये कार उनके तानाशाह इती आमीम की नहीं है। इस बात का शक होते ही वो इस कार को उसी वक्त रोकने के लिए कह देता है। 2 युगांडा के गार्ड्स कार को चेक करने के लिए उसकी तरफ आ ही रहे होते हैं कि अचानक से कार में से साइलेंसर लदी पिस्तौल से 3 गोलियां चलती है और दोनों गार्ड्स जमीन पर गिर जाते हैं। इन साइलेंसर से लदी पिस्तौलों का आवाज़ सुनते ही असॉल्ट फोर्स समझ जाती है कि अब जंग शुरू हो चुकी है और इस बात का पता चलते ही एक के बाद एक 53 कार्स और 2 मिलिट्री टैंक्स हाई स्पीड में एयरपोर्ट टर्मिनल की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। एक टैंक एयरपोर्ट के दूसरे हिस्से में जाके सारे ही मिग प्लेन्स को डिस्ट्रॉय करता है और दूसरी तरफ दूसरा टैंक एयरपोर्ट के गेट की तरफ जाके आने वाले सारे युगांडियन कमांडोज को मार गिराता है। ये सारी फायरिंग सुन के युगांडा के कमांडोज जाग जाते हैं और एयरपोर्ट कंट्रोल टावर से बहुत ही खतरनाक फायरिंग शुरू कर देते हैं। असॉल्ट फोर्स भी इनका अच्छा खासा जवाब देती है। दूसरी तरफ गोलानी फोर्स टर्मिनल के दरवाजे तोड़कर अंदर घुस चुकी होती है और अंदर आते ही उनमें से एक कमांडो जोर जोर से इंग्लिश और हिब्रू भाषा में चिल्लाना शुरू कर देता है, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। ये आवाज़ सुन के सारे इजरायली होस्टेजेस नीचे बैठ जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि इजरायली कमांडोज आ चुके हैं। टेररिस्ट को हिब्रू भाषा समझ में ना आने की वजह से वो लोग ऐसे ही खड़े रहते हैं और इसी वजह से उनमें से 4 टेररिस्ट उसी वक्त मार दिए जाते हैं। इसी भागदौड़ के बीच कुछ होस्टेजेस को भी गोलियां लग जाती है और उनमें से कुछ की मौत भी हो जाती है। उन चारों हाईजैकर्स में से एक जर्मन विल्फ्रेड बोस वो टर्मिनल का एक और दरवाज़ा खोलकर 3 होस्टेजेस के साथ अंदर आता है
वो अपनी AK-47 से सोल्जर्स को इशारा कर देता है कि अगर आगे एक भी गोली चली तो इन तीनों होस्टेजेस को मार दिया जाएगा। पर आखिर वक्त में उसका मन बदल जाता है और वो सारे तीनों होस्टेजेस को बाथरूम के अंदर जाने के लिए कह देता है और होस्टेजेस के बाथरूम में जाते ही वो एक इजरायली कमांडो के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। इसी बीच में 2 इजरायली कमांडोज घायल हो जाते हैं, पर इसके ठीक बाद बाकी के शेल्टर लिए हुए कमांडोज अपनी तरफ से फायरिंग शुरू कर देते हैं और कुछ ही वक्त में इस जर्मन टेररिस्ट को भी डाउन कर देते हैं। सारे इजरायली कमांडोज बाथरूम में छुपे हुए सभी होस्टेजेस को बचाते हैं और उनसे पूछते हैं कि बाकी के टेररिस्ट कहां पर है। सभी होस्टेजेस टर्मिनल के मेन हॉल की तरफ इशारा करते हैं। कमांडोज समझ जाते हैं कि बाकी के टेररिस्ट मेन हॉल में छुपे बैठे हैं। तुरंत ही उनमें से एक कमांडो 3 हैंड ग्रेनेड्स मेन हॉल में डाल देता है और उसके बाद दरवाज़ा तोड़ के सभी कमांडोज अंदर घुस जाते हैं। अंदर 3 पैलेस्तीनी आतंकवादी उनका इंतजार कर रहे थे, पर इसके पहले कि वो लोग कुछ कर पाए कमांडोज फायरिंग शुरू कर देते हैं और उन तीनों को भी वही डाउन कर दिया जाता है। गोलानी फोर्स अपना काम कर चुकी थी। अब वो तुरंत ही सभी होस्टेजेस को जल्दी से प्लेन C-130 के अंदर पहुंचने के लिए कहते हैं और सारे होस्टेजेस एक के बाद एक C-130 में पहुंचने लगते हैं। दूसरी तरफ एजोल्ट फोर्स सारी युगांडन आर्मी को रोक के रखी हुई थी। उनकी एक टैंक दुश्मनों पर आग बरसा रही थी। अब युगांडियन फोर्सेस एजोल्ट फोर्स के ऊपर फायर करने की बजाय गुनानी फोर्स के ऊपर फायर करना शुरू कर देती है और बाकी के जो होस्टेजेस प्लेन में चढ़ रहे थे उन पर भी फायर करना शुरू कर देती है। इसी वजह से कुछ होस्टेजेस घायल भी हो जाते हैं। इस बात से गुस्से में आकर कर्नल योनाथन नेतन्याहू अपने हाथ में एक ऑटोमेटिक राइफल लेकर दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। उनके पास कोई कवर ना होने की वजह से उन्हें सीने में करीब 3 गोलियां लग जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। इस फायरिंग के जवाब में इजरायली फोर्स का एक कमांडो अपने कंधे पर लगे रॉकेट प्रिपेयर्ड ग्रेनेड को फायर करता है और एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर उड़ा देता है। इसके बाद 3 और रॉकेट्स फायर किए जाते हैं और कंट्रोल टावर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इसके अलावा एयरपोर्ट के आसपास की सारे सीमेंट स्ट्रक्चर्स को भी बर्बाद कर दिया जाता है और इनके अंदर जितने भी युगांडियन कमांडोज छुपे हुए थे उन सभी को भी चुन चुन कर मारा जाता है। करीब 53 मिनट्स के अंदर ही ये पूरा तांडव खत्म हो जाता है और एयरपोर्ट एक आग की ज्वाला में बदल जाता है। इस पूरे ऑपरेशन के अंदर 7 हाईजैकर्स मारे जाते हैं। 45 से भी ज़्यादा युगांडियन सोल्जर्स को मौत की नींद सुला दिया जाता है और 11 युगांडियन मिग्स को जलाकर राख कर दिया जाता है। अंधाधुंध गोलीबारी के बीच में 3 होस्टेजेस की जान भी चली जाती है। जाते जाते बाकी के बचे MiG-21 प्लेन्स को भी इजरायली कमांडोज अपनी हैंड ग्रेनेड से ही ब्लास्ट कर देते हैं ताकि उन्हें चेस करने का कोई भी रास्ता पीछे ना छूट सके। रिटर्न में सारे प्लेन्स केन्या लैंड करते हैं, जहां पर मेडिकल प्लेन उनका पहले से ही इंतजार कर रहा होता है। सभी होस्टेजेस को मेडिकल प्लेन में शिफ्ट किया जाता है और घायल कमांडोज को भी मेडिकल फैसिलिटी में शिफ्ट किया जाता है। 5 जुलाई की सुबह ये पांचों प्लेन सही सलामत इजराइल पहुंच जाते हैं, पर इस मिशन का पूरा करता और लीडर कर्नल योनाथन नेतन्याहू 3 गोलियां लगने की वजह से बीच रास्ते में ही शहीद हो जाते हैं। अब प्लेन्स के सही सलामत इजराइल पहुंचने के बाद मोसाद वापस इती आमिम को कॉल करती है और उसे कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी मदद की। मोसाद दुनिया को ये बताना चाहती थी कि इस पूरे मिशन में इती आमिम ने भी उनका पूरा साथ दिया है ताकि आतंकी संगठन और इती आमिम के बीच में भी झगड़ा हो जाए। अब ये वहाँ पर बैठे बैठे जवाब देता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप बस आतंकवादियों की मांगे पूरी करो तभी वो आपके लोगों को छोड़ेंगे। अब इसे पता भी नहीं था कि उसके देश में घुसकर उसी के एयरपोर्ट को आग की ज्वाला में बदलकर अपने सारे होस्टेजेस को छुड़ाकर इजराइल सही सलामत अपने घर पहुंच भी चुका था। किसी भी युगांडियन कमांडो में
इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इती अमीन को ये बात बता सके कि उन्हीं के देश के सबसे सिक्योर जगह यानी एयरपोर्ट में घुसकर इजरायली कमांडोज उनकी नाक के नीचे से अपने होस्टेजेस को बिल्कुल सही सलामत छुड़ा कर ले गए थे। जब इती अमीन को इस बात का पता चलता है तो वो गुस्से में आकर केनिया के ऊपर डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन लेने का फैसला कर देता है, पर यूएस दूसरी तरफ से अपने सारी वॉरशिप्स केनिया की तरफ भेज देता है और युगांडा को डायरेक्ट सिग्नल दे देता है कि अगर किसी भी तरह की मिलिट्री एक्शंस युगांडा ने लेने की कोशिश की तो पूरा युगांडा पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अब जब आमीम से कुछ भी नहीं होता और वो डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन भी नहीं ले पाता तो वो एक 74 इयर्स ओल्ड इजरायली वुमन जो कि वहाँ पर पीछे छूट गई थी उसके पास जाता है। अब कोई इंसान क्या करेगा, जितनी उसकी औकात होगी वही करेगा। वो जाकर इस बुढ़ी औरत को हॉस्पिटल के बेड में से घसीटकर नीचे उतारता है और उसके सीने में 3 गोलियां मार देता है और उसकी सारवार कर रहे 2-3 युगांडा के नर्स और डॉक्टर्स को भी मार देता है। इसके बाद भी इती अमीन का गुस्सा शांत नहीं होता और वो युगांडा के अंदर रहने वाले 245 से भी ज़्यादा केनियंस को मार देता है और बाकी के लोगों को बंदी बनाकर रख लेता है। तो ये था इजराइल का सबसे खतरनाक मिशन, ऑपरेशन थंडरबोल्ट। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो एंड शेयर करो। कमेंट्स में आप बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए